So hello, good evening students. This is the lecture number 2 of Geography chapter 1 according to SEBA syllabus. So today we will be studying about the topic types of economic activities, which is again a very important topic. So basically all the economic activities are divided into 4 types: primary, secondary, tertiary and quaternary. They are very easy. According to definition and example you will get to know the idea. तो प्राइमरी क्या होते हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल्स और रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर. वेरी मतलब इजी एग्जांपल क्या होगा? लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग में हम लोग क्या करते हैं? फिशिंग में हम लोग फिशेस पकड़ते हैं, राइट. एक्वाटिक जो क्रिएचर्स हैं उनको हम लोग वाटर से, सी से, पॉन्ड से, है ना, या फिर तो पिसिकल्चर करके भी बहुत लोग कर सकते हैं अपने घर में भी. तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि हम लोग रिसोर्सेज को डायरेक्टली नेचर से कलेक्ट करते हैं. तो दिस आर द प्राइमरी एक्टिविटी जिसमें रॉ मटेरियल को कलेक्ट किया जाता है. सेकेंडरी में हमको उस रॉ मटेरियल को गुड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि उसको हम लोग आगे जाके सेल कर सकें टू द कंज्यूमर. तो अब जो हम लोगों ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, सपोज राइस है, ठीक है ना, वो तो धान है, तो उसको थोड़ा प्रोसेस करना होगा, फिर मैन्युफैक्चर करके फाइनली यू हैव टू गिव इट अ फॉर्म एंड देन पैक इट सच दैट उसको हम लोग कंज्यूमर तक बेच सकें. तो लाइक मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, लाइक हमारा कंस्ट्रक्शन अगर वर्क हो गया, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? लाइक सीमेंट एंड स्टोन्स. दिस विल कम इन द प्राइमरी एक्टिविटी. उसका कलेक्शन, सीमेंट का कलेक्शन, स्टोन का कलेक्शन, देन सीमेंट स्टोन को एक साथ मतलब बाइंड करके उसको एक ऐसा फॉर्म देना ताकि दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ बिल्डिंग. दैट इज़ बेसिकली द कंस्ट्रक्शन पार्ट. वो कैसा टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी है? ऑब्वियसली इट्स अ सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी. टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हेल्प करता है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने में. फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग एंड टूरिज्म. नेक्स्ट इज़ क्वाटरनरी. क्वाटरनरी इज़ बेसिकली नॉलेज, इनोवेशन एंड सपोर्टिव सर्विसेज. ओके, तो वो क्या होता है? ये तीनों लेवल ऑफ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको सपोर्ट करता है. फॉर एग्जांपल बैंकिंग, एजुकेशन, मीडिया, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. एजुकेशन मतलब टीचर्स जो हमको नॉलेज देते हैं. तो अगर हमको हमारे पास कोई नॉलेज ही नहीं हुआ किसी चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल यूजिंग सैनिटरी पैड्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर गर्ल्स, तो अगर आपको एजुकेशन नहीं दिया गया इन स्कूल्स, देन हाउ विल यू नो दैट यू विल हैव टू बाय इट फ्रॉम द store, obviously. So this is what comes under the quaternary economic activity, where knowledge is imparted, innovation is done and supportive services are provided. Next, approaches in economic geography. So अप्रोच एंड बेसिकली द डिस्क्रिप्शन. फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक जियोग्राफी जो है ना, वो हम लोग बहुत सारे डिफरेंट अप्रोचेस से स्टडी कर सकते हैं. तो अगर रीजनल अप्रोच से हम लोग इकोनॉमिक जियोग्राफी को स्टडी करें, देन इट विल मीन व्हाट? इट विल ऑब्वियसली मीन studying the economic geography based on geographic area. Okay, studying the economic geography based on geographic area. For example, Silchar ka economic geography will be different, Guwahati ka economic geography will be different. According to location, place, हम लोग किसी भी region का economic geography को study कर रहे हैं. क्यों different होता है economic geography? Obviously because the workforce is different, the kind of work and employment that is present in the different regions is different. इसकी वजह से economy will be different. Next, according to topical or commodity. So focus on a specific product or activity. For example, कोई भी economic activity क्यों टेक प्लेस होता है? ओके, व्हाट इज़ द बेसिक मतलब मटेरियल बिकॉज ऑफ विच दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज टेकिंग प्लेस. फॉर एग्जांपल किसी का स्टोर है ग्रोसरी का, तो उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी का सोर्स क्या होगा? जितने भी ग्रोसरी आइटम्स हैं, ऑब्वियसली नॉट इलेक्ट्रिकल आइटम्स. किसी के पास इलेक्ट्रिकल स्टोर है तो उसके लिए कमोडिटी क्या होगा? इलेक्ट्रिकल आइटम्स लाइक स्विच बोर्ड, लाइट्स एंड एक्सेट्रा. बिहेवियरल approach to studying economic geography, where human decision and behavior in economic activity is studied. मतलब डिफरेंट जगह के लोग कैसे डिसीजंस अपने लेते हैं. ओके, व्हाट इज़ देयर बिहेवियर टुवर्ड्स द इकोनॉमी, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल इन मार्केट, एक मार्केट प्लेस है रूरल एरिया का और एक मार्केट प्लेस है आपका अर्बन एरिया का. अब दोनों ही मार्केट प्लेस है, बट द सेलर्स एंड द कंज्यूमर, देयर डिसीजन विल बी डिफरेंट फॉर द रूरल एरिया एंड फॉर द अर्बन एरिया. सो बेसिकली दिस इज द बिहेवियरल अप्रोच. प्रिंसिपल अप्रोच क्या होता है? यूज फॉर फंडामेंटल जियोग्राफिकल प्रिंसिपल्स. सो ऑलरेडी लेड प्रिंसिपल्स आर देयर एंड देन वी अकॉर्डिंग टू दोज प्रिंसिपल्स जब हम लोग इकोनॉमिक जियोग्राफी को स्टडी करते हैं किसी भी प्लेस का. सिस्टम एनालिसिस. सो दिस लुक्स एट सिस्टम एज एन इंटरकनेक्टेड, इट लुक्स एट इकोनॉमी एज एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम. सो ये क्या एज्यूम करता है कि इकोनॉमी क्या है? एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है. दैट इज, इट इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट सिस्टम. मैनी थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. जब उसको हम लोग पढ़ेंगे किस में? सिस्टम एनालिसिस में.
इंस्टीट्यूशनल अप्रोच टू इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें क्या होता है, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन इकोनॉमिक डिसीजन। तो जितने भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टेक प्लेस करते हैं उसमें इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आर इन्वॉल्व, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल, स्कूल्स, मैनेजमेंट, फिर आपका हो गया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड एक्सेट्रा। क्वांटिटेटिव एंड जीआईएस, फॉर एग्जांपल यूज़ ऑफ मॉडल, स्टैटिस्टिक एंड स्पेटियल एनालिसिस। जब हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं यूजिंग मॉडल्स एंड स्टैटिस्टिक्स, बेसिकली थ्योरेटिकली जब स्टडी करते हैं, तो दिस कम्स अंडर दिस। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग वेयर अप्लाइड ज्योग्राफी फॉर रियल वर्ल्ड इशूज़। फॉर एग्जांपल नाउ वी यूज़ basically the practical application of every knowledge that we have gathered related to economic geography, जब वो हम लोग यूज़ करते हैं then it is called problem solving approach to economic geography. So okay, these are some basic ideas, not so important from exam POV. Major branches of economic geography क्या है? Agriculture geography, obviously they will deal with type, distribution, method and trade of crops. Next is economic geography of industries. For example, where an industry is located, what is its type, is it a heavy industry or a lightweight industry, what does it produce, and what is the trade of industries, for example with which countries or with which state it trades. Resource geography, availability, quality, use and conservation of resources in a particular area. Okay, that is also a type of economic geography. So this under economic geography we basically study all this: agriculture geography, industrial geography, resource geography, transport geography, marketing geography, planning and development, where we study that how one should use the resources and economy sustainably so that we can grow and develop together, leaving none behind. Last is again tourism geography is also very important because it focuses on growth planning and types of tourism activities that is possible throughout the region. Next is importance and meaning of resource. I think all of you must know it. Yeah, because हम लोग ने पहले रिसोर्सेज का डेफिनेशन तो पढ़ा हुआ है. एनीथिंग विच इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट इज़ अ रिसोर्स. कोई भी चीज़, चाहे वो कितना ही छोटा हो चाहे वो कितना ही बड़ा हो, वो अगर ह्यूमन सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है, एसेंशियल है, देन इट्स अ रिसोर्स. सो रिसोर्सेज के दो मेजर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. नंबर वन फंक्शनलिटी एंड नंबर टू यूटिलिटी. फंक्शनलिटी मतलब इट कैन बी यूज्ड इन सम वे. ओके, भले ही उसका जो मतलब यूज़ करने का तरीका है वो आज तक हम लोग डिस्कवर नहीं कर पा रहे. इट्स स्टिल अंडर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, बट स्टिल its use is there, then it's a resource. And utility, that in somehow it is useful, it is not destructive. Okay, then it will be called a resource. Types of resource, very important and easy again. Natural resources which are found naturally around us. Man-made resources are made using human technology and skills. Example, road, building, factories, then plastic, synthetic colors and etc. You have n number of examples. And another very important one is the human resource, which is irreplaceable, right? Because human skill, knowledge and labor, they cannot be performed by any other form of resource which comes under man made or natural resource. So human resource are like the human skill, knowledge and labor that we put into making some other type of resource, or that we put into using the other resources that we have around us. For example, teacher, engineer and doctors. Next, dynamic nature of resources. So category, neutral stuff or resistant stuff or resource. So what I want to convey through this part of the note is what either a resource can be neutral or it can be resistance to use also. For example, resources, it is not important that always you have to use a resource. You may keep it in conservation for conservation purpose also. For example, neutral stuff resources come under this. So these are those resources which are not useful yet or not known completely yet. For example, minerals are known to science yet but are yet to be discovered. Resistant stuff means these are harmful to human use. For example, flood prone areas, infertile soil, these are resources because they have many things in them, but we are just not using them to their fullest capability and capacity. क्योंकि there might be loss if we put our efforts into it, money into it, human labor into it, है ना. बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं ना, जैसे कि आपके अरुणाचल प्रदेश हो गए, इंडिया का अगर एग्जांपल लेती हूँ मैं, अरुणाचल प्रदेश हो गए, असम हो गए, सिक्किम हो गए, जो हिली एरियाज़ है वहाँ पे अभी तक रेलवे लाइंस नहीं पुट किया गया. क्यों? बिकॉज अ लॉट ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड एज वेल एज इकोनॉमिक कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड. तो हम लोग वहाँ पे उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं जितना इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि इट माइट प्रूव हार्मफुल एंड डिजास्टेरियस. ठीक है ना. तो ऐसे रिसोर्सेज किस कैटेगरी में आता है? रेजिस्टेंस स्टफ. तो दिस इज बेसिकली डायनामिक नेचर ऑफ रिसोर्सेज. सो इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट दैट रिसोर्सेज को आप हमेशा अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट के लिए ही यूज़ करोगे. रिसोर्सेज कैन बी केप्ट एज न्यूट्रल स्टफ ऑल्सो, कैन बी केप्ट एज रेजिस्टेंट स्टफ ऑल्सो. So useful material with functional utility like coal, water, iron are called resources. So material can shift category with time, knowledge and technology. Example, coal used to be a neutral stuff.
So for example, dynamic nature of resource, what does it imply? This part is very important. It implies that a resource is not always the same. A particular thing which was a neutral stuff years ago might be a resistant stuff now, or might be a यूज़फुल रिसोर्स फॉर नाउ. फॉर एग्जांपल बहुत टाइम पहले, बहुत ईयर्स पहले कॉयल क्या था, कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे माइनिंग करना है, वॉज नॉट इवन नोन. बट देन ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन ने टेक्नोलॉजी लाई, ह्यूमन ने स्किल्स डेवलप किए, उसके बाद उनको पता चला कि कैसे कॉयल को हम लोग अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो पहले कॉयल क्या था, एक न्यूट्रल स्टफ था, बट देन वी स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर आवर ओन गुड, राइट. सो दिस इज़ द डायनेमिक नेचर कि विद टाइम, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, लेबर, स्किल्स, कोई भी मटेरियल जो है ना वो अपना कैटेगरी शिफ्ट कर सकता है. नेक्स्ट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रिसोर्स एंड wealth. So I think for this video this much is enough. In the next video we will cover the rest of the two topics along with the next topic.